हेलो दोस्तों, मैं उमाशंकर। आपको अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी बाय विश्वकोटा में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को 12th क्लास का हिंदी कोर आरोह काव्य खंड का कविता के बहाने कुंवर नारायण का वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपको फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग का फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर में होने वाला है। इसीलिए आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन का वीवीआई वायरल क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन कविता के बहाने के वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये देखिए, आपको कविता के बहाने क्लास 12th का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपको फाइनल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोस्तों। इसीलिए आप इसको जरूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कविता के बहाने कविता के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, कविता के बहाने कविता को किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो इसको काव्य संग्रह इन दिनों से लिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए बता रहा है, अगला क्वेश्चन अर्थात हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कविता किस भाषा में लिखी गई है। वह कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो खड़ी बोली में लिखी गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, कविता के बहाने कविता में कौन सा छंद है। तो इसमें काव्य छंद है, काव्य छंद मुक्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कविता के बहाने कविता में किस प्रकार की शिल्प शैली है। तो इसमें बिंब प्रधान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कविता के बहाने कविता में किसकी अस्तित्व पर विचार किया गया है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कविता के। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कविता पढ़ते और लिखते समय कौन से बंधन टूट जाते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बताया है देश, काल और परिस्थिति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कविता के लिए कविता क्या है। मन की उड़ान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कविता के लिए कविता किसका खेल है। तो यहाँ पर शब्दों का खेल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कविता के लिए अपनी भावनाओं एवं कल्पनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा साधन क्या है। कविता है। अपनी भावनाओं को, अपनी कल्पनाओं को और अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का सबसे सिंपल साधन क्या है। कविता है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कविता के बहाने कविता के अनुसार प्रकृति कविता के लिए क्या है। कविता के लिखने का क्या साधन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कविता के लिखने का साधन। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, कविता के बहाने कविता के अनुसार चिड़िया, फूल और बच्चे क्या हैं। तो ये सब अभिव्यक्ति के साधन हैं। इस तरह से आप लोग को होगा अगला क्वेश्चन। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कविता के बहाने कविता में कविता की किनसे समानता दर्शाई गई है। यहाँ देखिए, कविता में सबसे फर्स्ट में चिड़िया के समान, इसके बाद दूसरा में फूल के समान और तीसरा में बच्चे के समान दर्शाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कविता के शक्ति दिखाने के लिए कवि ने किन उदाहरणों का सहारा लिया। तो सबसे पहले उन्होंने चिड़िया का, इसके बाद फूलों का और बच्चों का खेलने का सहारा लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ कह रहा है, कविता के बहाने कविता को पढ़कर अंत में क्या निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कविता कालजयी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस कविता में कवि ने किसकी उड़ान को असीमित बताया है। कविता का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसकी उड़ान को सीमित बताया गया है। तो इसमें चिड़िया की उड़ान को सीमित बताया गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, कविता की उड़ान कैसी होती है। व्यापक होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कविता की पंख किसकी प्रतीक है। कवि की कल्पनाओं के।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता के पंख में कौन सा अलंकार है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। अगर आपको अलंकार के बारे में नहीं पता है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दे दिया हूँ, उसके माध्यम से आप अलंकार के बारे में देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कविता किसके बहाने एक उड़ान है, चिड़िया के। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है चिड़िया क्या में कौन सा अलंकार है, तो देखिए इसके बीच में क्या है, इसीलिए प्रश्न अलंकार हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सका, चिड़िया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है, कवि की कल्पनाओं के सहारे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि की कल्पनाओं के सहारे। जबकि अगला क्वेश्चन है इस कविता के अनुसार कविता और चिड़िया में क्या समानता है, तो इसमें देखिए दोनों में एक ही समानता है, दोनों उड़ते हैं मगर एक सीमित है और एक असीमित, एक काल्पनिक उड़ान है एक वास्तविक उड़ान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कविता और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है, तो चिड़िया की उड़ान एक सीमित है जबकि कविता की उड़ान को कोई सीमा नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कविता में चिड़िया का वर्णन करने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है, अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बाहर भीतर में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ देख लीजिए इसमें र, सबके अंत में र आया है, बाहर में भी और भीतर में भी, तो वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास है, र आवृत्ति के कारण यह अनुप्रास अलंकार होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कविता फूलों के बहाने क्या है, लिखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा कविता के मन में भाव किस प्रकार दिखती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूल की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कविता के बिना मुरझाए खिले रहने एवं महक रखने की रहस्यमय को कौन नहीं समझ सकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा फूल। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है फूल क्या जानने में कौन सा अलंकार है, तो इसका हो जाएगा प्रश्न अलंकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिना मुरझाए महकने के माने इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो देखिए इसमें बार बार म वर्ण की उच्चारण हुआ है, तो इसीलिए म आवृत्ति है होने के कारण यह अनुप्रास है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना मुरझाए महकने के मायने क्या होती है, तो यहाँ देखिए इसमें से क्या आशाएं हैं, तो कविता का भाव चिर अस्थायी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कविता और फूल दोनों में क्या समानता होती है, दोनों ही खिलते और महकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फूल की अंतिम परिणति क्या होती है, मुरझाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिना मुरझाए सदियों तक क्या महकती रहती है, कविता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कविता सदियों तक महकती रहती है इस कथन का क्या आशा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कविता कार्यई होती है, उसके शब्दों काव्य सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य का प्रभाव सदियों तक एक समान बना रहता है जिसके कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कविता और फूलों के महक में क्या अंतर है, तो इसका आंसर हो जाएगा फूल कुछ समय के लिए महकता है लेकिन कविता कालई होती है, अर्थात जब तक काल रहता है तब तक यह महकते रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यह कह रहा है फूल कविता से कम प्रभावशाली किस प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा फूल कुछ समय बाद मुरझा जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कविता किसके बहाने खेल रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे के बहाने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सब घर एक कर देने का आशय क्या है, भेदभाव भुला देना या भेदभाव नहीं रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों के खेलते समय कौन से बंधन टूट जाते हैं, अपना पराया धर्म जाति और सक्रियता के बंधन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इस कविता के अनुसार बच्चों के खेल की क्या विशेषताएं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो खेलते समय विभिन्न घरों के भेदभाव को मिटा देती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बड़ों लोगों के बीच की दूरी को कौन मिटा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा। कवि का मन किस भावना से ऊपर उठकर सबको
बच्चों के समान ही मानता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पराये के भेदभाव से ऊपर उठकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि और बच्चों में समानता रखने का क्या कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों किसी सीमा को नहीं मानते और दोनों के लिए कोई अपना और पराया नहीं है। इस तरह से यहाँ होगा। ये था हमारा कविता से रिलेटेड। अब हम लोग देखते हैं कवि से रिलेटेड प्रश्न। यहाँ देखिए कवि से रिलेटेड प्रश्न हो जाएगा, कवि कुंवर नारायण का जन्म किस सन में हुआ था, मतलब कब हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा 1927 ईस्वी। इसके बाद कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश फैजाबाद में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नारायण जी की मूल विद्या क्या थी, कविता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण जी ने कविता के अलावा और कौन कौन सी विद्या में लेखन कार्य किया, तो इसका आंसर हो जाएगा चिंतन परक लेखन, कहानियाँ, सिनेमा समीक्षाएं आदि। अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण ने कौन से प्रबंध काव्य की रचना की, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मजयी का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण किस संवेदना के कवि थे, तो इसका आंसर हो जाएगा नागर का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण को कौन से पुरस्कार मिले, तो उनको बहुत से पुरस्कार मिले, जिनमें से साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ है, कुंवर नारायण ने काव्य लेखन की शुरुआत कब की, तो 1950 ईस्वी से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण की पहली रचना क्या थी, तो चक्रव्यूह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण की प्रथम रचना चक्रव्यूह कब लिखी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में लिखा गया। आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इसी तरह से मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।